नमस्कार, हैव अ वंडरफुल मॉर्निंग। और आपके साथ आज हूँ मैं प्रिया। सुबह की शुरुआत बहुत खास होती है, जी हाँ। और कहते हैं कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा, जी हाँ। और ये तभी संभव हो पाता है जब हम उम्मीद जगाए रखते हैं। उम्मीद की जो किरण चारों तरफ हमारे हमारे चारों तरफ है, उसे हम बरकरार रखते हैं। और ये उम्मीद की किरण है जो है ना दर्शकों, हर सुबह हमारे समक्ष होती है सूर्य की किरणों के रूप में। और ये सुबह हमें एक खूबसूरत मौका देती है अपने कल के अधूरे पड़े कार्यों को पुनः शुरू करने का, और साथ ही साथ उन गलतियों को ना दोहराने का एक मौका हमें प्रदान करती है। और इसी मौके को हम जितना ज़्यादा हो सके अगर लेकर आगे बढ़े तो अपने लक्ष्य को एक दिन निश्चित ही प्राप्त कर लेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, और आप तो जानते हैं कि हम हर दिन आपके साथ सकारात्मक विचार साझा करते हैं, जिससे आपके जीवन को एक दिशा मिलती है। तो चलिए देखते हैं आज का विचार। महात्मा गांधी ने कहा था, एक विनम्र तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर संजय कुमार, जो कि जीआई सर्जरी एसोसिएट प्रोफेसर हैं आईजीआईएमएस में। तो चलिए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं हमारे आज के विशेष मेहमान डॉक्टर संजय कुमार का। नमस्कार डॉक्टर संजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम बिहार बिहान में। डॉक्टर्स कहते हैं कि पृथ्वी पर एक तो ईष्ट, जिसे हम देखते नहीं लेकिन फिर भी हम उन्हें हर रोज सुबह उठकर प्रणाम करते हैं, और दूसरा जिसे ईश्वर तुल्य कहा गया है, डॉक्टर्स को कहा गया है, पृथ्वी के भगवान जिन्हें हम कहते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत सारी आशा की डोर आपके हाथों में होती है, जिसे आप बहुत बखूबी और बहुत प्यार से संभाले रखते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बतौर एक चिकित्सक कैसा आप महसूस करते हैं, क्या जिम्मेदारियां होती हैं और किस तरीके से आप इनका निर्वहन करते हैं? एज ए चिकित्सक मैं बात करूं तो जब कोई मरीज़ मेरे वार्ड में चाहे मेरे ओपीडी में मिलने आता है तो उसके जो अटेंडेंट रहते हैं वो काफ़ी आशा के रूप में मेरे तरफ देखते हैं। बीमार जब ऑपरेशन मैं कर देता हूं तब उसके अटेंडेंट हमेशा रोज़ डे बाय डे लगे रहते हैं, पूछते हैं कि सर रिकवरी हो जाएगी ना, ठीक हो जाएगी ना। तो काफ़ी उम्मीद से इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में आते हैं, जो कि 400-500 किलोमीटर दूर से दूर दराज इलाके में जिनका इलाज वहाँ संभव नहीं हो पाता है, ऑपरेशन नहीं हो पाता है, मल्टीपल जगह से रेफरल उनको किया जा चुका है, वैसे मरीज़ यहाँ आते हैं। तो उन लोगों को मरीज़ के साथ साथ उनके जो परिजन हैं, परिजन का भी सांत्वना देना, उनको समझाना, बात करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। तब उनको करके हम उनको आश्वस्त करते हैं कि आप चिंता नहीं करें, हम हैं। जो ठीक होने वाली बीमारी है वो तो ठीक करते ही हैं, जो नहीं ठीक होने वाली बीमारी होती है, जैसे बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं जिसमें थेरापेटिक नहीं हो पाता है, तो हम लोग का प्रयास रहता है कि पैलेटिव थेरेपी, पैलेटिव मतलब उनको ऐसा कुछ कर दें ताकि उनकी जितनी ज़िंदगी बची हुई है उसको सही ढंग से वो अपना बिना दर्द के, बिना कम तकलीफ के उनकी ज़िंदगी कट जाए। बिल्कुल। तो ये जब ऑपरेशन थिएटर में एंटर करते हैं तो वो जो बाहर एक लाइट जल जाता है कि ऑपरेशन जो है वो शुरू हो चुका है, और जब लाइट बंद करने तक बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती होंगी कि परिजन जो है पूरी आशा के साथ आपके साथ आए हैं, आपके पास आए हैं अपने परिजन को लेकर के, ताकि उनका इलाज जो है बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाए। आईजीआईएमएस के साथ आप जुड़े हुए हैं, एक ऐसा संस्थान जब भी हम उसकी तरफ देखते हैं तो विश्वास भरी नज़रों से देखते हैं। हमें पता है कि हम अगर यहाँ इस कैंपस में हम अगर अंदर जा चुके हैं तब हम बिल्कुल ठीक होकर बाहर आएंगे। तो बतौर डॉक्टर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी है, आप जीआई सर्जरी से जुड़े हुए हैं। क्या बारीकियां हैं जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, हम आपसे जानना चाहेंगे। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने जीआई सर्जरी विभाग इंदिरा गांधी संस्थान का पंच लाइन है विश्वास के साथ सेवा, जी हम लोग उसी पे काम करते हैं। तो मैं जीआई सर्जन हूँ, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे बीमारी हैं, मरीज़ को लगता है कि छोटा बीमारी है, इनफैक्ट छोटा रहता नहीं है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि किसी आदमी को मल द्वार से पैखाने के समय में ब्लड आना, खून आ रहा है, तो वो पेरीफेरी में दिखाते हैं, वहाँ पे वो समझते हैं कि सिंपल आम तौर पर पाइल्स है, हेमोराइड्स है,
लेकिन जनरली हीमोरॉइड्स नहीं रहता है, उनको आंत की कैंसर रहती है, जो कि काफ़ी दिनों से अगल बगल के डॉक्टर में, ब्लॉक में, प्रखंड में, अपना डिस्ट्रिक्ट में दिखाते हैं, सही ढंग से उनकी जांच नहीं हो पाती है। इनफैक्ट अपने बिहार में अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्वास्थ्य सेवा को बढ़ाना, सुदृढ़ करना काफ़ी ज़रूरत है। हम लोग क्या नहीं हो पाया, लोग काफ़ी डिले करते हैं, पटना आना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि मैं पटना जाऊंगा, कैसे दिखाऊंगा, कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा, तो उनको दिक्कत हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब वो यहाँ मेरे पास आते हैं तब तक उनकी बीमारी ना आगे की स्टेज में जा चुकी होती है। तो मैं यही दर्शकों को बोलना चाहता हूँ कि छोटी छोटी बातें यदि हैं तो पड़ोसी से इलाज कराने से अच्छा है कि किसी चिकित्सक से जाएं, दिखाएं, बात करें, ताकि समुचित उनको या तो इलाज हो पाए और नहीं तो सही जगह में उनका रेफ़र किया जा सके। चिकित्सक का काम दो काम, एडवाइस देना, एडवाइस अदर इलाज कर दें या नहीं तो उनको सही जगह रेफ़र कर दें। बिल्कुल। तो आपका ये कहना बहुत ही सार्थक है। और ऐसे भी हम अक्सर सुनते आए हैं कि अगर आप सही तरीके से इलाज नहीं करवाते हैं, सही जगह आप नहीं पहुंच पाते, सही डॉक्टर के पास नहीं है, तो परेशानी आपकी और ज़्यादा बढ़ सकती है। जी। ये सर्जरी की नौबत तो तब आती है जब परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन हर रोज़ क्या कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो प्रयास में लाने चाहिए जिनकी वजह से ये नौबत ही ना आए, हमें कोई शारीरिक परेशानी ही ना हो? क्योंकि ये जो जीआई की जो प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रो की जो प्रॉब्लम होती है, वो हमारे रहन सहन, खान पान, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे प्रभावित होती हैं। तो हम चाहेंगे कि आप उन बिंदुओं को यहाँ पे सामने लाएं, सबके समक्ष लाएं, ताकि हम शुरू से ही अपने हेल्थ को लेकर के सजग हो जाएं, सचेत हो जाएं। तो इसमें मेरा कहना है कि खान पान सही ढंग से होना बहुत ज़रूरी है। अभी क्या है कि बाहर के जो खान पान हैं, बाज़ार में जो मिलते हैं, रेस्टोरेंट में गए फास्ट फूड खा रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा तेल की मात्रा रहती है। और वो जो तेल रहता है ना, बार बार जिसको ना मल्टीपल बार, एक बार आप समोसा बनाते हुए कभी देखी होंगी कि एक बड़ा का कढ़ाई है जिसमें 200 समोसे डाले हुए हैं, निकाला, फिर उसी में दोबारा है, तो एक बार उस ऑयल का रिसाइकलिंग जो होता है ना, तो उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। और वो जो क्वालिटी जो ख़राब होती है आपके वो जीआई सिस्टम पे काफ़ी इफेक्ट करता है। दूसरी बात है मैदा से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट यदि आप ले रहे हैं तो वो आपके आंत के लिए सही नहीं है। आप गेहूँ से बनी हुई कोई चीज़ खाएँ। दूसरा आप कहेंगे फल सभी आदमी को बोलता है कि एन एपल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ये जो बात है सही बात है। तो इसका कहने का मतलब है एक एप्पल से नहीं है, मतलब कोई भी फ्रूट्स अपने खाने की में मेनू में शामिल करें, आप उसको खाएं। आप हाई फाइबर डाइट लेंगे तो जीआई की समस्या आपको नहीं होगी। कंस्टिपेशन जो है एक बहुत बड़ा समस्या है, जिससे पेट की बहुत सारी बीमारी हो जाती हैं। आपको यदि सही ढंग से आप फाइबर डाइट नहीं लेंगी तो कंस्टिपेशन से आपका पाइल्स हो जाएगा, आपका कैंसर होने की संभावना रहती है, आपका हार्ट बर्न होगा, एब्डोमिनल फुलनेस होगा, ये सारी दिक्कतें आती हैं। तो इसे मैं कहना चाहूँगा कि हमेशा अपने डाइट में फाइबर डाइट लें, आप ग्रीन सलाद लें, खीरा है, घर में मिलता है, खीरा है, अमरूद है, अब नाशपाती है, हाई फाइबर डाइट है, साग ज़रूर से खाएं। और जहाँ से हो सके आप बाज़ार का सामान, ऑयली सामान, मैदा से बना हुआ सामान को अवॉइड करें। बिल्कुल। और हमारी प्रकृति जो है, प्रकृति ने भी अपनी संरचना फल और फूल और सब्जियों को लेकर ऐसी कर रखी है कि आप जो भी मौसम हो उसके अनुसार आपका जो पाचन, हाँ बिल्कुल, आपका जो पाचन है बिल्कुल सही रहे। IGIMS पहले भी कहा, एक ऐसा संस्थान, आपने कहा कि जब भी कोई देखता है तो विश्वास भरी नज़रों से देखता है कि हम यहाँ जाएंगे तो हमारे परिजन या हम बिल्कुल स्वस्थ होकर आएंगे। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि आप जब अगर जा रहे हैं किसी सरकारी अस्पताल में तो वहाँ पे आपको बहुत लंबी कतार में इंतज़ार करना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। हम चाहेंगे कि आप वहाँ हर रोज़ जाते हैं, सैकड़ों मरीजों से रूबरू होते हैं, उन्हें देखते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। हम चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि कितनी सरल प्रक्रिया से आप आराम से IGMS में जाकर के आप OPD में दिखाएं, जिस भी डिपार्टमेंट में आप दिखाना चाहते हैं आप आराम से वहाँ दिखा सकते हैं। ऐसे मेरे यहाँ जो है हम लोगों ने ऑनलाइन सुविधा भी कर दिया है, और कुछ दिनों तक केवल ऑनलाइन ही करता था। उससे क्या है कि मरीज़ को पुर्जा कटाने के लिए लंबी लाइन में खड़े नहीं होना है, अपना आए ऑनलाइन मोबाइल से कर लें। सबके पास आजकल एंड्रॉयड मोबाइल रहता है, उससे अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, सीधे डॉक्टर के चैम्बर में जाएँ। डॉक्टर के चैम्बर में हम लोग के पास ऑलरेडी वहाँ पे कंप्यूटर प्रिंटर लगा हुआ है, मरीज़ अपना दिखाएगा। जैसे आजकल हवाई यात्रा करते हैं, ट्रेन में यात्रा करते हैं तो आपको प्रिंट टिकट की ज़रूरत नहीं है, ठीक उसी प्रकार मेरे यहाँ इंदिरा गांधी संस्थान में भी ऑनलाइन कराएं, डॉक्टर के चैम्बर में जाएं, वहाँ दिखाएं कि मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है। मेरे पास जो कंप्यूटर सिस्टम जो लगा हुआ है,
HIS सिस्टम बोलते हैं, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसमें उस मरीज़ का डिटेल्स आ जाता है। वो आके बताएगा कि भाई मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, मैं वहीं से देख लूँगा और वहीं पे उसका प्रिस्क्रिप्शन लिख के और प्रिंट करके उसके हाथ में मैं दे देता हूँ, अच्छा। लेके चला जाएगा। अब मरीज़ को लाइन लग के पुर्जा लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात है कि आपका इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग ने बहुत बड़ा कलेक्शन सेंटर है जो कि कैश काउंटर के बगल में ही है, तो वहाँ पे जाके मरीज़ अपना कलेक्शन यहीं से, उसका कितना पैसा लगेगा यहीं जो डॉक्टर चैम्बर में बैठे वहीं से हम लोग उसका बता सकते हैं कि आपको इतना जांच मैंने लिखा है, आपको 2000 रुपये लगेंगे, जमा करना है, उस हिसाब से लेके चले जाना है। तो ये सारी सुविधा अभी हो गई है। अब जहाँ तक लंबी लाइन की बात करूँ तो लंबी लाइन तो इसलिए है कि डिमांड सप्लाई की बात है। तो कहीं भी आप यदि जाएंगे तो यदि जिला अस्पताल आपके जितने ही सुदृढ़ बनेंगे तो उतनी भीड़ पटना में कम आएगी। तो जिला अस्पताल अभी थोड़ा सा हाल के वर्षों में काफ़ी सुधार हुआ है। हाँ, बहुत सुधार हुआ लेकिन मैं चाहूँगा थोड़ा सा और सुधार हो जाए तो थोड़ा सा पटना में भीड़ कम आए। तो भीड़ कम आएगा तो थोड़ा मरीज़ पे काफ़ी समय भी मिलेगा और अच्छे से ऑपरेशन भी हो पाएगा। ऑपरेशन तो जो एडमिट हो जाते हैं तो ढंग से होता ही है उनका, लेकिन लोग को चाहते हैं कि जल्दी हो जाए, लाइन जल्दी आ जाए। अब ऐसी नौबत आ जाती है, एक एक दिन में हम लोग अपने 2 OT मेरे पास चलता है, सप्ताह में 5 दिन हम लोग करते हैं, मतलब 10 टेबल कर सकते हैं। पर डे मिनिमम 7 से 8 सर्जरी हम लोग करते हैं, लंबी लंबी सर्जरी रहती है पर डे। सुबह OT में हम लोग 9 बजे डॉट स्टार्ट हो जाता है और किसी दिन 4 बजे के पहले हम लोग OT से बाहर नहीं निकलते हैं, ऐसी हालत रहती है। तो चाह के भी हम लोग उनको मदद नहीं कर पाते हैं, लाइन तो देना ही पड़ता है। उसमें प्रायोरिटी रहती है। यदि ऐसे मरीज़ हैं जिनका सर्जरी करना अनिवार्य है, जैसे कैंसर के मरीज़ हैं, तो उनका तो जल्दी करना है ताकि उनके लिए एक हफ्ता, एक महीना उनके लिए काफ़ी क्रूशियल है। तो उन मरीजों को प्रायोरिटी बेसिस पे हम लोग पहले करते हैं। कुछ मरीज ऐसे हैं जो इलेक्टिव तरीके के हैं, सपोज़ कीजिए आपको गॉल स्टोन है, शायद हो सकता है कि आपको 2 साल से हो, लेकिन आप अभी प्लान कर रहे हैं कि सर्जरी करा लें, तो ऐसे मरीज़ को थोड़ा लंबे लाइन हम लोग देते हैं कि भाई आपसे ज़्यादा ज़रूरी उस मरीज़ को है जिनका एक एक दिन भारी पड़ रहा है, तो उसको वेटिंग ज़्यादा रहता है। बाकी जिनकी इमरजेंसी रहती है उसका तो इमरजेंसी OT मेरा राउंड द क्लॉक 2 OT है, रन करता है। उनको सेम डे एडमिट करके, कोई मरीज़ आ जाए आंत में रुकावट है, उसके लिए कोई लाइन नहीं है, उनको उसी दिन ऑपरेशन हो जाती है, उसी दिन करते हैं। राउंड द क्लॉक 2 टेबल चलता है, पैर टूट जाए किसी का, सेम डे ऑपरेशन होता है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम लगातार नज़रअंदाज करते हैं। आपने थोड़ी देर पहले एक जिक्र किया था, एक इंस्टेंस बताया था हमें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेट से संबंधित हैं, जिसका अलग अलग तरीके से निकल करके बातें सामने आती हैं, लेकिन हम हमेशा उन्हें अनदेखा करते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप उन कॉमन सिम्टम्स को हमें बताएं ताकि जो दर्शक हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं वो सतर्क हो जाएं, सजग हो जाएं। जी, तो इसमें मैं कहना चाहूँगा, यदि किसी मरीज़ को डाइट हैबिट में उसका चेंज हुआ, यदि सपोज कीजिए मैं 4 रोटी पहले खाता था, अभी 2 रोटी खाने बाद लगा कि मेरा पेट भर गया, मैं आगे नहीं खा पाऊँगा जी, तो एक ये जो सिम्टम है GI के लिए, स्टमक के लिए बहुत बड़ी सिम्टम है। या भूख लगने पे आदमी को आमतौर पे यदि भूख लगता है, 4 घंटे बाद भूख लगता है, भूख लगने पेट में दर्द शुरू हो जाए, या खाना खाने के बाद पेट में दर्द हो जाए, ये दोनों ही लक्षण अल्सर के हैं। एक स्टमक का अल्सर होगा जिसमें क्या होगा, आपको खाना खाएंगे तो पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। ड्यूरम का अल्सर है, ये आपको भूख लगेगी तो दर्द शुरू हो जाएगी। जनरली भूख लगने पे दर्द नहीं होने चाहिए। यदि भूख लगने के साथ या खाना खाने के बाद दर्द शुरू हो जाए तो अल्सर का लक्षण हो सकता है। दूसरी बात है, यदि खाना खाने के बाद आपको लगे कि उल्टी जैसा महसूस हो, इसका मतलब है स्टमक से जो अमाशय जिसको बोलते हैं, खाना बाहर नहीं निकल पा रहा है सही ढंग से, उस वही जमा है, तो उसको गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम बोलते हैं हम लोग, हो सकता है। तीसरा चीज़ है भूख नहीं लगना जी, हमेशा यदि 4 घंटे बाद खाना खाएं, 4 घंटे भूख लगना चाहिए, और कोई है कि 8 घंटे भी बीत गए, भूख नहीं लग रहा है, भूख नहीं लग रहा है, ये सिम्टम जो है इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके पीछे इसका सही समाधान करने के लिए किसी चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। तीसरा चीज़ है कि अब खाना खाने के बाद लगता है कि इतना डिस्कम्फर्ट है, एब्डोमेन में भरा हुआ लग रहा है कि काम करने का मन नहीं कर रहा, सुस्ती आ रही है। और चीज़ है कि अनएक्सप्लेन वीकनेस, जी हम जैसे रूटीन था काम वैसे ही कर रहे हैं, खाना घर में वही खा रहे हैं, फिर भी मेरा वज़न गिरते जा रहा है, ये भी एक वार्निंग सिम्टम है, आपको जांच करनी चाहिए इसका जी। तो ये सारे वार्निंग सिम्टम्स हैं जिसे नज़रअंदाज हम बिल्कुल भी ना करें, किसी भी लेवल पे हम ना करें। तो दर्शकों, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य को लगातार मॉनिटर करते रहें कि आपके शरीर में क्या बदलाव आ रहे हैं, और
जब भी आपको ऐसा महसूस हो तो निश्चित तौर पर आपके आसपास जो डॉक्टर्स हैं, जो मौजूद हैं, जहाँ तक आप जा सकते हैं, आप उनसे जाकर एक बार ज़रूर परामर्श लें, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है। आप एक ऐसे संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं जो बहुत ही प्रतिष्ठित है और सेवा भावना हमेशा हर स्टाफ में वहाँ देखने को मिला है। IGIMS में ऐसी बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं जो बिहार के शायद किसी अस्पताल में नहीं है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है भी तो वहाँ पे खर्च इतना ज़्यादा आता है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार जो है या जो इकोनॉमिकली बहुत स्टेबल नहीं है वो उन अस्पतालों का रुख नहीं कर सकते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे क्या क्या ऐसी सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि लोग जो हैं जो नहीं जानते हैं उन्हें जानकारी प्राप्त हो। IGMS में अभी एक योजना चल रही है भारत सरकार की, आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत की योजना अभी कुछ दिनों ही पहले IGMS को अवार्ड की मिला है। जी, बिल्कुल। ये आपने आपका संस्थान आयुष्मान भारत योजना को सही ढंग से लागू करके आप चला रहे हैं। तो अभी जो मरीज आते हैं जिनके पास गोल्डन कार्ड बोलते हैं या आयुष्मान की कार्ड है, मेरे यहाँ अलग से काउंटर स्टाफ उसके लिए नियुक्त किए गए हैं। यदि किसी का नाम है, उनके पास कुछ नहीं है, अपना आएँ वहाँ से कार्ड बनाएं और जो भी इलाज है, समुचित इलाज, भर्ती से लेके ऑपरेशन से लेके दवाइयाँ से लेके सारी चीज़ इनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। इलाज करा के वापस आ सकते हैं। कुछ ऐसे बीमारी हैं जिनमें सपोज कीजिए IGMS का जो है लगता है कि 50,000 खर्च हो सकते हैं, लेकिन उसमें गवर्नमेंट का जो बना हुआ है 40,000 तक बना हुआ है, तो उस मरीज को 10,000 रुपया ही खर्च करने पे समुचित इलाज मिल जाएगी। बिल्कुल। और नई नई सुविधाओं के जहाँ तक मैं बात करूँ, मैं अपने विभाग में बात करना चाहूँगा कि मेरा जो विभाग है GI सर्जरी से, तो हम लोग का GI सर्जरी मतलब खाना से लेकर पैखाना तक पूरा जितना ऑर्गन है आपका, इसोफेगस, स्टमक, लीवर, इंटेस्टिन सब आता है यहाँ पे, पेंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, जितने सारे जो डिजीज़ हैं इसके बिनाइन और मैलिग्नेंट दोनों तरह की बीमारी हैं, सभी का इलाज, समुचित इलाज मेरे यहाँ उपलब्ध है। और इधर 3-4 वर्षों से सभी कैंसर का इलाज, यदि आंत का कैंसर हो, स्टमक का कैंसर हो, सबका इलाज, गॉल ब्लैडर कैंसर हो, हम लोगों ने लेप्रोस्कोपिक विधि, मिनिमल एक्सेस सर्जरी बोलते हैं, उसे शुरू किया है। तो इस विधि से शुरू करने से है मरीज को काफ़ी कम डे का स्टे होता है, मिनिमम उसको, जिसको मोबिलिटी बोलते हैं, लंबा चीरा होने से मरीज का घाव का पकना, लंबा दिन बिछावन पर रहना, वर्क में जाने पे लौटने में काफ़ी समय लगना, ये सब कम हो जाती है। तो ये सब चीज़ है। दूसरी बात है कि लीवर ट्रांसप्लांट की सुविधा, IGMS में हम लोग का जो विभाग है उसका लीवर ट्रांसप्लांट की समुचित सुविधा है। अलग से लीवर ट्रांसप्लांट का ICU बना हुआ है। तो जो मरीज़ जिनके लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, सरकार की तरफ से भी मदद मिलती है और हम लोग के यहाँ उसकी पूरी व्यवस्था है। कोई मरीज़ लीवर ट्रांसप्लांट के लिए IGMS में आ सकते हैं। हम लोग का दिल्ली में 2 संस्थान है, वहाँ से MOU किया गया है। शुरुआती दौर में हम लोग 20-25 केस में वहाँ से मदद लेंगे, उनका जब केसेस रहेंगे वहाँ से आ जाएंगे, हम लोग की टीम रहेगी, फिर करके उनको भेजेंगे। अच्छा। और दूसरी है कि बैरिएट्रिक सर्जरी। हाल के दिनों में मोटापा एक बहुत बड़ी महामारी बन के उभर के आने वाली है, इनफैक्ट हो गया है। मोटापा से इंडोक्राइन डिजीज जैसे डायबिटीज़, अभी आपको 15 से 20% सोसाइटी में डायबिटिक पेशेंट हैं। बिल्कुल। तो ओबेसिटी डायबिटीज़ करने में बहुत बड़ा उसका रोल है। यदि उसकी समय पे बैरिएट्रिक सर्जरी कर दी जाए तो डायबिटिक उसको नहीं होगा। और सारे बीमारी, डायबिटिक, मोटापा से घुटना का जो ज्वाइंट है ख़राब हो जाता है, एक्टिविटी नहीं कर पाता है आदमी, सारा चीज़ बैरिएट्रिक से हो सकता है। ये IGMS विभाग में हम लोग ने शुरू किया है, ये सुविधा है। और किडनी ट्रांसप्लांट तो पहले से मेरे यहाँ चल रहा है, अभी तो लगभग 76 हो चुका है। ठीक है, तो बाकी पेडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट भी अच्छा है। सब विभाग, बच्चे 1 दिन के 2 दिन के बच्चे 2 घंटे 4 घंटे सब आते हैं, सब सुविधा है, ऑपरेशन हो जाती है। तो ये सारी सुविधाएं हैं जो दी जा रही हैं, तो शायद हमारे जिन दर्शकों को इसकी जानकारी नहीं होगी कि इस तरह की सुविधा दी जाती है, उन्हें जानकारी प्राप्त हो गई है। और हमने जो त्रासदी झेली है, कोरोना काल हमने 2020 से लेकर हम अभी तक लगातार झेल रहे हैं। ऐसे में जब दवाइयाँ दी जा रही थी, बहुत सारी परेशानी हो रही थी, सांस लेने में परेशानी हो रही थी, बहुत तरह की परेशानी हो रही थी। कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स भी लोगों में देखने को मिल रहे थे, क्योंकि हमारा खान पान उस वक्त बहुत बिगड़ गया था, क्योंकि शरीर उस तरीके से चीज़ों को नहीं पचा पा रहा था, खान पान को नहीं पचा पा रहा था जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति कर पाता है। दवाइयाँ हमने बहुत हार्ड एंटीबायोटिक्स ली ताकि हम जल्द से जल्द हम स्वस्थ हो जाए, रिवाइव कर ले खुद को। उसका असर हमारी पाचन क्रिया पे भी बहुत ज़्यादा पड़ा। किस तरीके के परेशानी लेकर मरीज़ आपके सामने आए और आपने उन्हें क्या सजेस्ट किया? और ऐसे बहुत सारे मरीज़ होंगे, अभी भी हैं, जो इस तरह की परेशानी झेल रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप उन्हें बताएं कि क्या उन्हें करना चाहिए ताकि उनकी जो परेशानी है वो कम हो जाए।
तो इसमें मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि कोविड में ज़्यादातर तो कोविड में यही था कि फीवर है, सांस लेने में तकलीफ है, लेकिन 5 से 10% मरीज ऐसे आते थे ना तो उनको बुखार रहता था, ना उन्हें कोई सांस लेने में दिक्कत होती थी, ना उन्हें किसी तरह की कमजोरी होती थी। उनका एक ही कंप्लेन रहता था कि मुझे 3-4 दिनों से पतला लैट्रिन हो रहा है। तो पता चला, Dehydration. हाँ, पतला लैट्रिन उसे डायरिया कह सकते हैं, 2-3 दिनों से हो रहा है। जब हम लोगों ने उनका टेस्ट किया तो पता चला इनको कोविड है। तो कोविड भी 5 से 10% में जीआई सिम्टम लेके आ रहा था। तो उसमें यदि जांच कर लिए, और दूसरी है कि उसमें कोविड यदि किसी को हो रहा है, दवा का जो शेड्यूल है, तो जितना दवा का, यदि किसी दवा का डोज है आपको 5 दिन खाना है, तो 5 दिन खाने के बदले सोचे थोड़ा और खा लेते हैं तो वही ओवर डोज हो जाता है। यदि मैं एक बात बता दूं, पैरासीटामोल तो सबके जबान पे था, सब लोग 650 मिलीग्राम पैरासीटामोल दिन में 4 बार 6 बार ऐसे खाते थे। तो उसका जैसे पैरासीटामोल बहुत ही सेफ ड्रग है, लेकिन उसका मैक्सिमम डोज जैसे 4 ग्राम है, दिन में 4 ग्राम एक हेल्दी 50 से 60 किलो के आदमी का 4 ग्राम लेना है। अब उसको कोई आदमी यदि बुखार आया, 100 अभी नहीं पहुंचा, सोचा कि अभी पहले ही से ही खा लेते हैं, दिन भर में उसको 4 बार खाना है, उसको 6 बार खा लिया तो टॉक्सिसिटी में बदल जाती है। तो पता चला फिर से टॉक्सिसिटी बदल के लीवर पे असर पड़ता है। कई जगह का लीवर फेल्योर का भी देखा गया है पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी से। इतनी सेफ ड्रग होने से वही कह रहे हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग ऑलवेज अवॉइडेड। हाँ, और जिसका शेड्यूल जितना है उतना ही। यदि आपको आइवरमेक्टिन खाने का था, है कि आपको 3 दिन खाना है, तो कोई है आपके पास है सुविधा है, तो ऐसा थोड़े उसको 20 दिन खा लेंगे। भ्रांति है लोगों में कि हमारे पास तो एक लिवर है, अगर हम डोनेट कर देंगे तो फिर हमारा क्या। बहुत सारे लोग जो टेक्निकल, जिनके पास जानकारी है मेडिकल फील्ड का, वो जानते हैं, लेकिन एक आम आदमी उन्हें नहीं पता है। हम चाहेंगे कि आप बताएं कि एक स्वस्थ व्यक्ति भी लिवर ट्रांसप्लांट में अपना योगदान दे सकता है, लिवर भी डोनेट कर सकता है। जी, तो पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत किन मरीजों को पड़ती है। जी। तो उसमें जो 4-5 बीमारी हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, फैटी लिवर, और कुछ जेनेटिक हेरिडिटी बीमारियां हैं, और अल्कोहलिक, और फैटी लिवर आज का NAS NAS बोलते हैं, नॉन अल्कोहलिक स्टेटोजिक लिवर बोलते हैं उसको। तो उसमें क्या है कि आपका ना हेपेटाइटिस बी है, ना सी है, ना अल्कोहल है, लेकिन फिर भी आपका लिवर जो है ख़राब हो चुका है। क्यों? अकॉर्डिंग टू फैट डिपोजिशन। लीवर में इतना ज़्यादा फैट डिपोजिशन हो गया है कि लीवर का जो सेल है उसको काम करने नहीं दे रहा है, उसको काम करने से रोक दिया। तो लीवर जो ऑर्गन है उसका 2 तरह का इम्पोर्टेंट फंक्शन है। एक है डिटॉक्सिफिकेशन, जो भी हम खाना खाते हैं तो उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वहाँ जाके डिटॉक्सीफाई होके फिर से किडनी के द्वारा चाहे इंटेस्टिन के द्वारा बाहर निकल जाता है। दूसरा सिंथेटिक फंक्शन, प्रोटीन जो खाते हैं हम लोग लेते हैं, इतना प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं, तो प्रोटीन पाउडर क्या करता है, अल्टीमेटली लिवर में जाके ही प्रोटीन रिजनरेट होता है, एल्बुमिन जिसको बोलते हैं। और ट्रांसप्लांट के लिए है, लिवर जो सिंगल ऑर्गन है, एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में उसका वेट लगभग 1000 से 1400 ग्राम तक वज़न रहता है, सिंगल है, 2 भागों में बटा रहता है, दायां राइट लोब, लेफ्ट लोब। किडनी में तो है, ये तो सब जानते हैं कि भाई 2 किडनी है, एक किसी आदमी का दोनों किडनी खराब हो गया, डायलिसिस जरूरत पड़ रही है, तो एक नॉर्मल आदमी अपना एक किडनी दे देगा, तो जो हेल्दी है उसका एक किडनी से काम चल जाएगा, दूसरा जो बीमार है उसको भी एक किडनी से काम चल गया। लीवर में उसका पार्ट निकालते हैं, जो हेल्दी पीपल हैं उसका 60% पार्ट, मैंने 60-65% पार्ट निकाल के, जो लीवर जिनका ख़राब है पूरा लीवर निकाल के बाहर कर देते हैं, और इसमें से काट के स्प्लिट करके 60% लगा देते हैं। 6 हफ्ते के बाद जिसका 60% लगाया उसका 35% और उसका रिजेनरेट हो जाता है। एक्सलेंट रिजेनरेशन पावर है लीवर का। और जिनका हेल्दी पीपल से निकाले तो इनका तो 60% ले लिया, 40% बचा, तो इनका भी 40% रिजेनरेट होकर पूरा फुल लीवर बन जाता है। इसीलिए उनके नॉर्मल लाइफ स्पेन में कभी कोई फ़र्क नहीं आती है। किनको ले सकते हैं लिवर ट्रांसप्लांट, उसका रेंज है कि 15 से 50 तक के कोई भी स्वस्थ व्यक्ति किसी को लिवर ट्रांसप्लांट कर सकता है। केवल ब्लड ग्रुपिंग की ज़रूरत पड़ती है, ब्लड ग्रुपिंग करके दे सकते हैं। किडनी में जो किडनी ख़राब हो जाता है, वो ख़राब वाले किडनी को निकालते नहीं हैं, वहीं छोड़ देते हैं, दूसरी जगह नया किडनी लगाते हैं। लीवर में ख़राब लीवर को निकाल के बाहर करते हैं और उसी जगह पे नया लीवर का जो पोर्शन है उसमें लगा देते हैं। उसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसका। एक बार लीवर ट्रांसप्लांट यदि सक्सेसफुल हो गया, थोड़ी कम्प्लेक्स सर्जरी है, लंबा है, लगभग 10 से 12 घंटे का समय लगता है, ब्लड प्रोडक्ट के ज़्यादा समय लगते हैं, लेकिन एक बार ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो गया तो उसका लाइफ नॉर्मल रह जाता है।
तो यही लीवर ट्रांसप्लांट की जो भ्रांतियाँ हैं लोगों के मन में कि दे देंगे लीवर तो क्या होगा, तो देने से कुछ नहीं, उसका तो बन जाएगा। किडनी में तो आप दे दिया तो आपका लॉस हो गया, कंप्लीट लॉस हो गया, यहाँ लॉस नहीं हुआ, बिल्कुल आपका शायद तो फिर पूरा हो बिल्कुल गया। पूरे शरीर का एक लिवर ही एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को खुद से रीजनरेट Regenerate करता है। जी, रीजनरेट कर बिल्कुल सही लेता कहा है। आपने। बिल्कुल, और ईश्वर की बनाई हुई इन समस्त चीज़ों में, समस्त जो पृथ्वी पे जो चीज़ें मौजूद जी। हैं, पशु पक्षी जानवर, उसमें सबसे कॉम्प्लेक्स अगर कोई चीज़ है तो मानव शरीर ही है, जी, जिसके जी। अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। जी। हम आपसे यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे ये जानना चाहेंगे कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनके खान पान का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि उनके इंटेस्टाइन्स जो होते हैं, उनके जो ऑर्गन्स होते हैं बहुत कोमल होते हैं। उनके लिए जो भी चीज़ें उनके शरीर में जाती हैं उनके लिए सारी चीज़ें नई होती हैं, और शुरू से शुरू करना होता है उनके ऑर्गन्स को हर चीज़ में। जी, जी। तो हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर बचपन से हमारा पाचन क्रिया जो है सही रहेगा, हमारे ऑर्गन्स लिवर, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन सही रहेंगे, तो आगे चल के उन्हें कभी कोई दिक्कत नहीं आएंगी। जी। तो शुरू से ही क्या क्या चीज़ों पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है, आप हमें बताएं। जैसे देखा जाए तो आजकल आ गया है 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध ही देना है। बिल्कुल। 6 महीने तक पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। कई लोगों को शिकायत रहती है कि नहीं, मेरा उतना दूध का प्रोडक्शन नहीं है कि बच्चा को हो जाए, लेकिन गलत है, जितना होता है उतना ही सफिशिएंट है। अच्छा। हाँ, तो वही कह रहे हैं 6 महीने तक केवल दूध देना है। 6 महीने के बाद उस बच्चे को जल्दी से सेमी सॉलिड फूड पे, जो आपका घर में बनता है, सिंपल चावल, दाल, रोटी, दूध, इस सब का जितना जल्दी बच्चे को आप देना शुरू करेंगे उतना ही उसका इंटेस्टिन अडेप्ट करेगा। मैं ऐसे ऐसे लोग हैं जो आते हैं 2 साल का बच्चा हो गया है, क्या लेता है तो केवल दूध पीता है, तो उस बच्चे का जीआई कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। जल्दी से उसको सेमी सॉलिड फूड में आफ्टर 6 मंथ उसको लेके आना है और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स देना है उसको। आप फ्रूट भी दीजिए, जो घर में आपका चावल, दाल, रोटी, सब्जी जो है सबको मैश करके खिलाइए। बच्चा का दांत नहीं है, चबा नहीं सकता है, तो आपको मैश करके उसको दीजिए। तो लेने से ना उसका ना गट का जो फ्लोरा है अच्छा बनता है, स्टूल भी ठीक होगा, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा, तो बच्चा को सिम्टम नहीं आएगा। तो मैं यही बात बोलना चाहूँगा उसमें दर्शकों को। जी। बुजुर्गों की बात करें हम यहाँ पे, तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति 70 वर्ष की आयु या 65 से ऊपर की वर्ष की आयु में प्रवेश कर जाते हैं, तब भी उन्हें बहुत सारी परेशानी हो जाती है। और जैसा कि आपने कहा कि अभी जो हमारी दिनचर्या हो गई है, हमारा जो तौर तरीका हो गया है, उसमें डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ऐसे तमाम तरह की परेशानी जिसके साथ हम जी रहे हैं, उसमें डाइजेशन पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो उनके लिए बताएं कि किन किन बातों पे उन्हें विशेषकर ध्यान देने की ज़रूरत है। हम लोग के यहाँ यदि आप वेस्टर्न वर्ल्ड से कंपेयर करें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहाँ की बड़ी है, ज़्यादा है, 80 ईयर्स है। जापान का सबसे ज़्यादा है, इंडिया में 64 है गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे रिटायर होने के बाद सभी लोगों की दिनचर्या जो बिल्कुल बदल जाती है। पहले उनको ऑफिस जाना होता है तो समय से उठे, नाश्ता किए, ऑफिस गए, काम किए। आफ्टर रिटायरमेंट लोग अपना दिनचर्या ना ख़राब कर लेते हैं। जो सीनियर सिटीजन की बात मैं करूँ तो उन्हें ना ये नहीं सोचना चाहिए, समय उनको दिनचर्या सही ढंग से करना है। आप सवेरे जगें, ऑफिस नहीं जाना है कोई बात नहीं, आप और बाज़ार जाएं, काम करें, सुबह मॉर्निंग वॉक में जाएं। आपको जो समय मिल गया है तो इनफैक्ट अपने शरीर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। यदि कोई ऑफिस जाता है तो उसको मॉर्निंग का टाइम में क्रंच जाता है, टाइम क्रंच, तो ज़्यादा समय नहीं दे सकता। आप तो फ्री हैं, आपको जो पहले 40 मिनट जाते होंगे तो आधा घंटा दे, आप 2 घंटे जाइए, वॉक कीजिए। आप उनमें कंस्टिपेशन की वही, यदि जब फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, अभी आप कोविड के टाइम में ले लें, सब बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, एक सोफ़ा पे टेबल बैठे हुए 12-12 घंटे बैठ के काम कर रहे हैं, उसमें भी काफ़ी ओबेसिटी और कंस्टिपेशन की शिकायत लेके मरीज आ रहे हैं अभी। तो मैं सीनियर सिटीजन के लिए वही बात करना चाहूँगा कि उनको अपने दिनचर्या में पहले जितनी एक्सरसाइज करते थे, जाते थे, उसको और बढ़ा देना है। कंस्टिपेशन की शिकायत हो जाती है, उनमें थोड़ा सा कोमोर्बिडिटी रहता है, डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ अपने आप में ना गट की मोटिलिटी कम करती है डायबिटीज़। तो उस आदमी को फाइबर डाइट और ज़्यादा लेना है, वाटर इनटेक बढ़ाना है और एक्सरसाइज करना है, व्यायाम करना है। तो उनसे क्या होगा, ये कंस्टिपेशन की शिकायत नहीं होगी। ओवर ईटिंग नहीं कर सकते हैं वो। स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट, एक पंच लाइन है हम लोग जीआई में, स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट लीजिए। आपको यदि खाना खाना है, 6 रोटी खाना है, आप 3 रोटी खा लें, 2 घंटे बाद फिर 3 रोटी खा लें, आपका एनर्जी उतना ही मिलेगा। एक बार 6 रोटी खा के 5 घंटे बाद फिर खा रहे हैं, ये ठीक नहीं है।
स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट Frequent, डाइट्स। हाँ। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि छोटे छोटे मील्स लेने चाहिए। exactly। और वैसे भी अगर देखा जाए तो हमारी दिनचर्या जो बहुत सालों से जी, जी। जो चली आ रही है, वो सुबह में उठ करके सुबह में चाय के साथ कुछ नाश्ता हल्का सा, जी, फिर जी। उसके बाद ऐसे करके हमारे पूरे दिन को बांटा गया है अलग अलग रूटीन्स जी, में, जी। ताकि हम खुद को स्वस्थ रख सकें। यहाँ पे एक और विशेष बात जो है अक्सर देखने को मिलती है कि जो महिलाएं होती हैं उनकी दिनचर्या मुझे लगता है कि मतलब सुबह से तो शुरू हो जाती है जी, सबसे जी, जी। पहले, लेकिन उनकी जो थाली है उनके समक्ष बिल्कुल, जब बिल्कुल। आती है वो काफी हमको देर मुझे चुका लगता है कि रहता 12 बजे 1 बजे के बाद आती बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो ये जो सुबह से लेकर के 6 घंटे तक उन्होंने कुछ नहीं लिया, जी, ये जी। सिर्फ वो चाय या जो कैफीन जो जी, जो पेय पदार्थ है उस पर निर्भर रहती हैं, इसका कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा? इसका सबसे बुरा इम्पैक्ट तो जीआई पे ही पड़ता है। जो पहले का गॉल स्टोन जो बहुत ही कॉमन बीमारी है, पीत के थैली में पत्थर होना, इसका कारण वहीं से उठता है। यदि सपोज कीजिए आप सुबह में जग गए, तो जैसे आप जग के आपका दिमाग काम करने लगा, हाथ पैर काम कर रहा है, वैसे ही आपके शरीर के जो ऑर्गन है, ऑर्गन का भी अवेकनिंग हो गया, वो भी जग गए हैं, वो भी अपना काम करना शुरू कर दिए हैं। तो उनको भी काम करने के लिए यदि आप फूड ले लेंगे तो ऑर्गन का भी एंजाइम है, उस फूड पे काम करना शुरू कर देगा। तो महिलाएं क्या होती हैं कि अलग तरह की बात है, जब मैं घर के सभी लोग जो बाहर जा रहे हैं पहले नाश्ता बना के उनको दे दूं, नाश्ता करा दूं, खाना बना लूं, उसके बाद मैं चलूं तो 12-1 बजे तक मैं चलूँ, पहले पूजा पाठ कर लूं। तो मैं एक सबको यही बताता हूं, यही वजह है कि पीत के थैली में पत्थर होने का सबसे प्रमुख कारण यही है कि आप जो सवेरे जगे, सुबह में 6 बजे जग रहे हैं, दिन के आप 1 बजे खाना खा रहे हैं, 7 घंटे का जो फास्टिंग पीरियड है, तो लीवर से बाइल ना कंटिन्यूस सीक्रेट होता है। तो कंटिन्यूस सीक्रेट होगा, जब बाइल तो निकला, तो बाइल 20 to 40 ml पर आवर के हिसाब से निकलता है बाइल निकला, लेकिन यहाँ जब आया तो खाना पचाने के लिए तो कुछ खाना ही नहीं है, आपने खाना लिया नहीं लिया, तो वो जाता है गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर जाके बाइल जो है सूख जाता है, इंसिपिसेशन बोलते हैं उसको, तो वही जाके फिर स्टोन क्रिएट करता है। तो हम लोग अभी गॉल स्टोन देखा जाए तो यदि 100 मरीज का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन यदि पोस्ट किए हैं तो उसमें 60%, इनफैक्ट 70% लेडीज़ों में पाया जाता है। कारण यही है लॉन्ग फास्टिंग। दिन के आप रात में यदि 9-10 बजे खाना खा रही हैं, फिर दिन के जाके 1 बजे खाना, चाहे 12 बजे खाना मिल रहा है, तो उस समय से जोड़िए 15-16 घंटा आपका हो गया, पर डे फास्टिंग 15-16 घंटा का हो गया, तो उनके जीआई पे ना काफ़ी असर करता है ये। बिल्कुल। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बेहद जी, ज़रूरी है जी। खुद को स्वस्थ रखने के लिए। और वैसे भी कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क और मन का निवास होता बिल्कुल, है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी जानकारीप्रद बात के लिए आपका फिर से धन्यवाद। तो ये थे हमारे आज के मेहमान, जिन्होंने हमें बताया कि हमारा शरीर जो है उसे हम किस तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं अपने खान पान की आदतों को बदलकर। और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक्सरसाइज करके, मूवमेंट करके, खुद को एक्टिव रख के हम खुद को बहुत स्वस्थ रख सकते हैं दर्शकों। और ऐसे भी कहा गया है ना कि हम फिट तो इंडिया फिट। जी हाँ, और आपको हमारा आज का ये बिहार बिहान का अंक कैसा लगा हमें ज़रूर लिख कर बताएं। इसके लिए आप हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 8000001। हमारा ईमेल एड्रेस है director